Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे. आपको पता है कि अभी तक इस सीरीज़ में हमने पॉलिटी के 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी हमने अच्छे से डिटेल में एनालाइज की और क्वेश्चंस किए हैं. और अभी हमारा 21st चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा और ये हमारे थर्ड पार्ट में हम संसद के कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका हमने 3 पार्ट इस चैप्टर के हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये आज हमारा 4th पार्ट चल रहा है, जिसमें हम संसद के कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया के कुछ क्वेश्चंस ही बचे हैं और इन्हें हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो. और हमारे इस वीडियो का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101. इस चैप्टर के हम 100 क्वेश्चंस प्रीवियस 3 वीडियोस में कर चुके हैं और इसलिए आज हम इसका 4th पार्ट लाए हैं, जिसमें हम इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे. और इसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100. इसमें पूछा गया है कि ये जो आपको 4 टाइप के प्रस्ताव दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से रिलेटेड है. निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है. ये 4 टाइप के प्रस्ताव हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संघीय बजट से रिलेटेड है. ऑप्शन ए निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन बी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव और ऑप्शन डी स्थगन प्रस्ताव. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है. कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से रिलेटेड होता है. तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस में प्रस्ताव दिए गए हैं, इनके बारे में भी देखते हैं. निंदा प्रस्ताव किसे कहते हैं? जो सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है, उसे आप निंदा प्रस्ताव कहते हैं. ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व जो पब्लिक के महत्व में होता है के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उससे पद और सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं. कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धन राशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं: नीति निरअनुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कटौती प्रस्ताव होता है वह बजट पेश करने के टाइम पर किया जाता है. जब बजट के ऊपर बहस होती है तो संसद के जो सदस्य होते हैं, बजट में जो धनराशि दी गई होती है, बजट के सदस्य को ये अधिकार होता है कि वह उस राशि में कुछ कटौती कर सकते हैं. और जो वो कटौती होती है वो 3 टाइप की होती है: नीति निर्मोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती. और जो आपका स्थगन प्रस्ताव है, उसका मतलब होता है किसी अत्य आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 102. कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? जो कटौती प्रस्ताव होता है उसका एम क्या होता है? ऑप्शन ए सरकार की नीतियों पर कंट्रोल करना, ऑप्शन बी सत्ताधारी दल की कार्यवाहियों को रोकना, ऑप्शन सी बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है. जो बजट पेश किया जाता है संसद में, उसके अंदर जो खर्चे दिए जाते हैं उनको कम करने के लिए, खर्चों में कमी करने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसे आप कटौती प्रस्ताव कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं. बजट की अनुदान मांगों में संशोधन के लिए लोकसभा या राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है. यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो बजट की अनुदान मांगे होती हैं उनमें कुछ संशोधन करने के लिए, और वो संशोधन सिर्फ और सिर्फ कमी करने के लिए होता है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है. तो इस तरह के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं. इसके तहत सरकार के द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसके अंदर कमी लाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 103. यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है. ऑप्शन ए नीति निरअनुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए.
जब कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है कि उसमें बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है तो इस तरह के प्रस्ताव को निरअनुमोदन प्रस्ताव कहते हैं। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, यानी कि जो भी बजट में मांग की गई है उसमें से कुछ पैसे घटा दिए जाए तो उसे मितव्ययिता प्रस्ताव कहते हैं। ऑप्शन सी सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए। बजट की जो मांग होती है तो उसमें से अगर 100 रुपये 100 रुपीज़ कम कर दिए जाते हैं तो इस टाइप के प्रस्ताव को सांकेतिक प्रस्ताव कहते हैं। ये तीनों के तीनों आपके बिल्कुल सही हैं। आगे देखेंगे, डी में दिया गया है लेखा अनुदान, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, यानी कि जो बजट की मांगे हैं उन्हें पूरी की पूरी मांग को वित्तीय वर्ष के लिए, फाइनेंस ईयर के लिए पारित कर देना, ये आपका लेखा अनुदान होता है, जो बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ से इनकरेक्ट मैच पूछा गया था। जो लेखा अनुदान होता है यह संसद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार को पैसे दिए जाते हैं कुछ निश्चित समय के लिए। आगे देखेंगे, बजट प्रस्तुतीकरण और बजट मांग के सदन से पारित होने के बीच में समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए लेखा अनुदान की मांग की जाती है। यहाँ पर बोला गया है कि जब बजट प्रस्तुत होने में, बजट पेश करने में कुछ टाइम लग जाता है और सरकार को पैसों की ज़रूरत होती है तो सरकार ऐसे अनुदान जारी करती है ताकि उन्हें कुछ पैसे दिए जाएं सरकार को चलाने के लिए। और अन्य शब्दों में यह बजट पारित होने से पहले प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यक पूर्ति के लिए एक अग्रिम मांग होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसलिए आपका ऑप्शन डी ही ऐसा है जो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 104, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र में सीमित किया है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो ध्यान आकर्षण सूचना का प्रावधान है उसने किसके क्षेत्र को सीमित किया है। ऑप्शन ए अल्प अवधि चर्चा, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव और ऑप्शन डी शून्यकाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, स्थगन प्रस्ताव ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान के द्वारा सीमित किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। ध्यान आकर्षण की संकल्पना भारत की देन है, इसे किसी और देश से नहीं लिया गया है, ये खुद का भारत का है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय, सरकार के विफलता और उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता। यहाँ पर बोला गया है कि ध्यान आकर्षण भारत की खुद की देन है और इसमें जो सरकार की विफलता के बारे में और सरकार की अपर्याप्त जो कार्यवाही होती है उनकी ओर ध्यान दिया जाता है और इसने कटौती की है स्थगन प्रस्ताव में। इसके अंदर निंदा नहीं होती, सिर्फ कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर ध्यान आकर्षण करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद की कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। भारत की जो संसद होती है पार्लियामेंट, वह किसके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर मंत्रिपरिषद के कार्यों पर कंट्रोल रखती है। फर्स्ट स्थगन प्रस्ताव, सेकंड प्रश्नकाल, थर्ड अनुपूरक प्रश्न। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा पॉइंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक के द्वारा भारत की जो संसद होती है वह मंत्रिपरिषद के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है कि स्थगन प्रस्ताव होता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि वर्तमान या फिर तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की जाए। जो संसदीय प्रक्रिया चल रही होती है उसे रोककर जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर बातचीत की जाए, इसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। सेकंड प्रश्नकाल में है प्रश्नकाल, लोकसभा की बैठक का पहला घंटा। जब लोकसभा की बैठक होती है तो जो फर्स्ट आवर होता है उसमें
पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। लोकसभा की बैठक का फर्स्ट आवर और राज्यसभा की बैठक का जो सेकंड आवर होता है वो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसे प्रश्नकाल कहते हैं। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। जो प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर होता है, वो सिर्फ 1 घंटे का होता है दोनों ही सदन में। अनुपूरक प्रश्न। संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों के द्वारा पूछे जाते हैं और वे प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं। जो अनुपूरक प्रश्न में बोला गया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली सामान्य मंत्रियों के द्वारा ही पूछे जाते हैं और उनकी वो 3 कैटेगरी के होते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन के मौखिक रूप से दिया जाता है, यानी कि जो तारांकित क्वेश्चन होते हैं वो बोलकर उनका उत्तर दिया जाता है तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो अगर आप किसी के आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसे आप अनुपूरक क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। यहाँ पर आपको बताना है कि तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है। जो आपको ये 5-6 पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से तारांकित प्रश्नों के बारे में कौन सा सही है। जो अनुपूरक प्रश्न होते हैं वो 3-4 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। उनमें से एक टाइप होता है तारांकित प्रश्न, जिसमें आंसर मुंह से बोल कर दिया जाता है, मौखिक रूप से आंसर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा पॉइंट तारांकित प्रश्नों के बारे में सही है। फर्स्ट, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। सेकंड, उत्तर लिखित दिए जाते हैं, ये आपका इनकरेक्ट है। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। और फिफ्थ में बोला है उत्तर पर बहस की जा सकती है। फिफ्थ, उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी, जिसमें आपके फर्स्ट और आपके थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसमें जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर बोलकर दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। और अगर आप किसी मंत्री के उत्तर से सहमत नहीं हैं तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसे पूरक प्रश्न कहते हैं, यानी कि पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्नों में। तो यहाँ पर इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है। जब भारत की संसद के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने के लिए। ऑप्शन बी, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी, किसी अनुदान की मांग एक निश्चित मात्रा में कटौती करने के लिए। ऑप्शन डी, कुछ सदस्यों के हिंसक और अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। कोई जो संसद की कार्यवाही चल रही होती है उसे रोककर किसी सार्वजनिक महत्व, पब्लिक इम्पोर्टेंस के मुद्दे पर बातचीत करना स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ पर आपको असर्शन और रीज़न को क्वेश्चन दिया गया है। राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद डिस्कशन को पसंद नहीं करती है। रीज़न, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। यहाँ पर बोला गया है कि लोकसभा का एक नियम है, नियम नंबर 184, जिसके अंदर में जो लोकसभा होती है, वह जो सरकार होती है, वो वाद विवाद को इतना पसंद नहीं करती। वाद विवाद के साथ में वोटिंग भी की जाती है। तो यहाँ पर आपके जो एजर्शन है और रीज़न दोनों के दोनों सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। एजर्शन और रीज़न दोनों सत्य हैं और जो रीज़न है वो एजर्शन की सही व्याख्या भी करता है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कथन कारण दोनों सही है। जो एजर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न एजर्शन की सही व्याख्या भी करता है। नियम 184 के तहत जनहित के किसी मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के बाद में मतदान किया जाता है, वोटिंग होती है, और यदि सरकार के पक्ष में वोट कम पड़ती है तो इससे सरकार के गिरने का खतरा भी बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 109, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम नंबर 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के कुछ नियम हैं, उसमें नियम नंबर 377 में लोकसभा को राइट है कि वह एक दिन में
कम से कम इतने मामले उठा सकते हैं, तो आपको उन मामलों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 22। तो यहाँ पर आपके चारों के चारों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि इन्हें अब चेंज कर दिया गया है, ये बदल दिए गए हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। 2005 में नियम बनाया गया था, नियम नंबर 377, जिसके अंदर लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गई थी। यानी कि 2005 में ये जो संख्या थी मामले पूछने की, इसकी संख्या 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गई थी, और फिर 2015 के अंदर ही इसे 20 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया था, ताकि जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो अपने मुद्दे उठा सकें। आप सबको पता है कि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ होती है, यानी कि सदस्य संख्या जो होती है वो 352 होती है, और इसलिए इसमें बोला गया है कि जितने ज़्यादा सदस्य अपने मुद्दा उठाएंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए इनकी संख्या 30 तक कर दी गई थी, कि ताकि एक दिन के अंदर कम से कम 30 मुद्दे लोकसभा के अंदर उठाए जा सकें। क्वेश्चन नंबर 110, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? पार्लियामेंट में एक प्रोसीजर होती है जिसे गिलोटिन कहते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए विधेयक पर बहस को बंद कर देना, ऑप्शन बी विधेयक पर बहस को जारी रखना, ऑप्शन सी सदस्यों के द्वारा सदन का बहिष्कार करना, ऑप्शन डी सदन को स्थगित कर देना, और ऑप्शन ई सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, किसी विधेयक पर बहस को बंद करना गिलोटिन कहलाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गिलोटिन समापन का एक अन्य रूप है, यानी कि जो बहस चल रही है उसे रोक देना, बंद कर देना गिलोटिन कहलाता है। इसका अर्थ है कि जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा के लिए आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति राज्यसभा के या फिर अध्यक्ष, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, के द्वारा मत लिया जाता है, उनका मत लिया जाता है। समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पहले कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता। सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्कालीन मत ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि भारतीय राजनीति के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। ऑप्शन ए योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति होती है, ये बिल्कुल गलत है। योजना आयोग संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होती। ऑप्शन बी राष्ट्रपति संसद के प्रति एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस लाते हैं वो तभी लाते हैं जब संसद का कोई एक सदन अपने सत्र में नहीं होता है और कोई कानून लाना जरूरी होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी में बोला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने की न्यूनतम आयु 40 है, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गठित होती है, ये भी इनकरेक्ट है आपका। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 यानी कि 123 के अंतर्गत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा तभी करते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन अपने सत्र में नहीं होते हैं, सत्राधीन नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जो आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसके अंदर प्रधानमंत्री होते हैं, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या फिर प्रशासक होते हैं। और योजना या फिर योजना आयोग, जिसे पहले योजना आयोग कहते थे लेकिन अब ये नीति आयोग हो गया है, 2014 से नीति आयोग के सदस्य और सचिव शामिल होते हैं। या इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी के सारे इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी कि जो प्रॉपर्टी राइट है वो अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रॉपर्टी का राइट अब लीगल राइट है, मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। सेकंड, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है, राज्यसभा वित्तीय बिल को रोक सकती है। थर्ड, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द को जोड़ा गया है। ये आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यस्तता के द्वारा सुलझाया जाता है। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट ये आपकी गलत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की तरह रोक सकती है। यहाँ पर बोला गया है कि जो वित्त विधेयक है लेकिन वो धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे रोक सकती है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है राज्यसभा को उसे रोकने का अधिकार नहीं होता। तथापि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक ही रोक सकती है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं रोक सकती है, क्योंकि अगर वह रोक कर रखती है तो उसे पारित मान लिया जाता है। अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे वो थे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए थे। इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ऐसे किसी विवाद को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा सुलझाया नहीं जाता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया था, जिसे आर्टिकल 300 क्लोज 3 में रखा गया है। इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय संसद का सचिवालय कि आपको बताना है कि जो भारतीय संसद का सचिवालय होता है वह किसके अंडर होता है या स्वतंत्र होता है। ऑप्शन ए संसदीय कार्य मंत्री के अधीन होता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के अधीन होता है, ऑप्शन सी सरकार से स्वतंत्र होता है और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय संसद का जो सचिवालय होता है वह सरकार से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता से पहले भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र और असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया था और स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। आर्टिकल 98 के तहत में भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था की गई है जो सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आर्टिकल 98 में संसद के दोनों सदनों के लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग सचिवालय की व्यवस्था की गई है जो सरकार से स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, न्यायिक समीक्षा से, ताकि जो भारत की पार्लियामेंट है वो कोई भी ऐसा कानून ना बनाए जो संविधान के परे हो। तो आगे चलिए इसके और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। भारतीय संविधान में बोला गया है कि जो पार्लियामेंट होती है वो सबसे ऊंची संस्था होती है कानून बनाने के लिए, लेकिन उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण ना करे, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून ना बनाए जो मौलिक ढांचे का अतिक्रमण करता हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। आपको बताना है कि भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1997 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1997 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2002 को और ऑप्शन डी 13 मई 2002 को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, 13 मई 2002 को स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना, जिसमें प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद में 13 मई 1952 को प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह बनाया गया था। तो भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह 13 मई 2002 को बनाया गया था।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116, वह कौन राष्ट्रवादी नेता थे, वह कौन से राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था। आपको बताना है कि कौन सा वह राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी CR दास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था और इनका कार्यकाल 1925 से अप्रैल 1930 तक रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इसमें 116 क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने चार पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आता है, कोई भी परेशानी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।